प्रिय छात्रों, आज कक्षा 12 वैदोचालन अपना जो चैप्टर चल रहा है उसका पार्ट 5 हम लेके आए हैं। और पार्ट 5 बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि लास्ट में हमने इसमें एक ऐसा टॉपिक लिया है जो परीक्षा में हर वर्ष आता है। क्या है? 10th में भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन 10th में इसका निगमन जो यहाँ है 10th में तो बहुत शॉर्ट दिया है, यहाँ थोड़ा सा बड़ा दिया है। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? देखिए, हमने हेडिंग डाल दिए हैं, यानी ओम का नियम, ओम के नियम का निगमन, ओमी परपथ तथा अनोमी परपथ। आज 4 टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे आज के लेक्चर में, और इसके 5 वीडियो हमने बनाए हैं। आज अंतिम है और अंतिम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रखे हैं और आज ये समाप्त हो जाएगा। आज इसकी थ्योरी समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हम न्यूमेरिकल के वीडियो देंगे और बहुत अच्छे न्यूमेरिकल इस चैप्टर में हैं। परपथ वाले न्यूमेरिकल हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बहुत बढ़िया, जैसे हमने इससे पहले परपथ वाले संधारित्र के किए थे, अब प्रतिरोध के करेंगे। इस चैप्टर में प्रतिरोध के हैं। तो सबसे पहले तो थ्योरी देखते हैं, यानी पहला हमने क्या लिया है, ओम का नियम, यानी ओम का नियम क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं नंबर 1 इधर हेडिंग डालता हूँ, यहाँ से डाल देता हूँ, क्या है, ओम का नियम। ओम का नियम आप लोगों ने 10th में इसको पढ़ा होगा, और एक ऐसा क्वेश्चन जो प्रतिवर्ष एग्जाम में पूछा जाता है। ओम का नियम क्या होता है? सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ इसको, क्योंकि परीक्षा में आएगा इसलिए लिख देता हूँ। यदि किसी चालक की, लिख दूं फिर समझा भी दूंगा, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, ऐसे कर लो, ऐसे लिख दो, भौतिक अवस्थाएं न बदलें, तो यहां से लिखता हूं, तो चालक के सिरों पर लगाए गए व्योमांतर तथा उसमें बहने वाली धारा, लगाए गए व्योमांतर, ऐसा करो, यहां लिख दे, का अनुपात लिखो पहले, का अनुपात नियत होता है या एक नियतांक होता है, ऐसे लिख सकते हैं। क्या हमने कहा, लिख देते हैं, यानी लिखा है ना लगाए गए व्योमांतर, तो व्योमांतर को लिखते हैं बी से, ये बी, और धारा आई, ये हमने लिख दिया। यानी यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब इत्यादि में परिवर्तन न किया जाए या न बदलें, तो चालक के सिरों पर लगाए गए व्योमांतर बी और उसमें बहने वाली धारा आई का अनुपात नियत होता है। ये है, देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, B/I बराबर नियत, यानी या लिख दो नियतांक, एक ही बात है, एक नियतांक होता है या लिख दो नियत होता है, दोनों सही है। ये भी लिख देते हैं कि व्योमांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ये भी ओम का नियम है कि लगाया गया व्योमांतर परपथ में बहने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है, ये भी लिख देते हैं। और ऐसे भी लिख देते हैं व्योमांतर भी तथा उसमें बहने वाली धारा आई का अनुपात नियत होता है, जो आपको याद हो जाए। अगर ये तैयार है, ये तो बहुत सरल है, B/I है, व्योमांतर भी और धारा आई का अनुपात नियत होता है, और वो भी सरल है, बी अनुक्रमानुपाती आई, दोनों लिख सकते हैं, लेकिन हमने ये लिख दिया है।
अब देखो प्रतिरोध की परिभाषा क्या होती है, यानी प्रतिरोध की परिभाषा अनुसार यहां लिख सकते हो, प्रतिरोध की परिभाषा अनुसार, प्रतिरोध की परिभाषा अनुसार B अपॉन आई बराबर आर, और लिख सकते हो बराबर नियतांक, बराबर नियतांक या ब्रैकेट में नियत, यही लिख सकते हो, या तो वैसे लिख दो, एक ही बात है, तो दोनों एक ही बात है। यहाँ आर जो है नियतांक है, और ऐसे ना लिखो तो इसको ब्रैकेट में लिख दो, ऐसे लिख दो तब भी ठीक है। यानी V अपॉन आई बराबर क्या होता है आर, और यहाँ क्या नियतांक आ गया। अब देखो ओम का नियम हो गया, इसमें क्या है जो V है, V अनुक्रमानुपाती आई, जैसे हम भी बता रहे थे कि इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, इसका मतलब ये है कि जितना विभवांतर बढ़ेगा उतनी ही धारा बढ़ेगी, या V अपॉन आई नियत रहेगा। इसका अगर हम ग्राफ खींचें, देखो क्या ग्राफ खींचें, यदि विभवांतर B तथा धारा I के बीच ग्राफ खींचें तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी, तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी। देखो क्या प्राप्त होगी, खींच देते हैं, ये खींच दिया, इधर को तो है विभवांतर B और इधर को होता है धारा I, ये एक सरल रेखा प्राप्त होगी। ये केवल धातु चालकों के लिए सत्य है, ये केवल धातु चालकों के लिए सत्य है। इसमें इसका मतलब ये है, जैसे इधर सपोज जैसे यहाँ से इधर को अगर 5 हुआ तो यहाँ भी 5 होगा, ये ऐसे, और अगर इसको ऐसे बनाएं तो ऐसे 10 10 10 10, यानी इसका अनुपात नियत रहेगा। इसका प्रैक्टिकल भी हम करते हैं, तो प्रैक्टिकल जब करते हैं तो B अपॉन आई हर बार समान आता है, अगर बन आया तो हर बार बनी बनाएगा, समान आना चाहिए। जैसे इधर 5 5 10 10 15 15 20 20, यानी एक सरल रेखा प्राप्त होगी। क्लियर हो गया। तो हमने देखो अब तक क्या बताया, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब में परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर B और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है, B अपॉन आई बराबर नियतांक। दूसरा हमने क्या बताया, दूसरा आप ये भी लिख सकते हो, किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर B उसमें बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। ये भी ओम का नियम है, लेकिन कंफ्यूज ना रहना, अगर ये याद है तो इसी को तैयार करो, उसको हटाओ, वो तो हमने बता दिया है। कुछ बच्चे अगर डबल पढ़ना चाहें तो वो पढ़ सकते हैं। अब देखो प्रतिरोध की परिभाषा अनुसार B अपॉन आई बराबर आर, आर यहाँ पर एक नियतांक है, वैसे बराबर नियतांक भी लिख सकते हैं। यदि विभवांतर B तथा धारा I के बीच ग्राफ खींचें तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी। हमने V अपॉन आई के बीच ग्राफ खींच दिया, और ये भी बता दिया ये केवल धातु चालकों के लिए सत्य है। अब देखो ओम का नियम तो हो गया, एक टॉपिक हो गया, फिर इसके आधार पर इसकी क्या है अगला टॉपिक, निगमन, यानी क्वेश्चन आता है अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन। इसको हम साफ कर देते हैं। अब देखिए अगला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप आज के वीडियो को ठीक से देखेंगे और इसको तैयार करेंगे। ओम के नियम का निगमन, गर्मी लग रही है भाई। ओम के नियम का निगमन, निगमन क्वेश्चन आता है अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन। हमने पूरा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक चित्र हम इसमें बनाते आ रहे हैं, इसमें भी बना देते हैं। ये कोई चालक तार है और इसके सिरों को हमने बैटरी से जोड़ दिया है, ये बैटरी से जोड़ दिया। इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या है B, ये इसमें क्या होता है माइनस प्लस
और इसकी लंबाई है एल, ये, और परिच्छेद क्षेत्रफल ए, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग बी डी, किधर को चलते हैं, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत तार की लंबाई की दिशा में और उच्च विभव की ओर, ये चलने लगे। और इनका वेग हम क्या मानते हैं, अनुगमन वेग, यानी अनुगमन वेग से चलते हैं ये। तो यहाँ क्या लिख दें, वी डी, यहाँ लिख दें वी डी। और इसमें प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, स्मॉल एन। अब इसके आधार पर लिख देंगे, माना किसी चालक की लंबाई एल, उसके सिरों के बीच विभवांतर वी, परिच्छेद क्षेत्रफल ए, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन, अनुगमन वेग वी डी, और उसमें बहने वाली धारा हमेशा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत, ये बहने वाली धारा क्या है, आई। तब अब लैंग्वेज आ जाएगी, ये पहले भी लिखाया था हमने, इसी के आधार पर हम लिखते हैं। देखो माना, यहाँ लिखते हैं माना, पूरी लैंग्वेज लिखेंगे, माना किसी चालक की लंबाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लंबाई एल, देखो लंबाई एल, और लिख दो परिच्छेद क्षेत्रफल, परिच्छेद क्षेत्रफल क्या है, ए। अच्छा, प्रति एकांक आयतन में, यहां से लिखता हूं, यहां से लिखूं जिससे आ भी जाए, प्रति एकांक आयतन में क्या होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये मुक्त लिखा है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, स्मॉल एन, थोड़ा दूर को लिख दूं, स्मॉल एन। अच्छा, लंबाई हो गई, क्षेत्रफल हो गया, ये अनुगमन वेग और रह गया, लिखो। अच्छा, विभवांतर भी लिख दो, ऐसे ही लिख दो, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग क्या है, वी डी है। देखो यदि, और लिख दो, यदि चालक के सिरों के बीच, ये सिरों हैं, यदि चालक के सिरों के बीच विभवांतर बी हो, तब उसमें बहने वाली धारा, उसमें चालक में बहने वाली धारा आई बराबर क्या होता है, एन ई ए वी डी, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध हमने कराया था। अब देखो, जो लैंग्वेज देखने में तो बड़ी लग रही है, लेकिन हमने इस चित्र को देख के तो लिखा है। देखो, माना किसी चालक की लंबाई एन, परिच्छेद क्षेत्रफल ए, उसके देखो प्रति एकांक आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन। अच्छा, अनुगमन वेग वी डी, और चालक के सिरों के बीच विभवांतर बी, तब उसमें बहने वाली धारा आई बराबर एन ई वी डी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, आई बराबर एन ई वी डी। देखो चालक की लंबाई कितनी है, एल। अच्छा, अब लिखो तब वैद्युत क्षेत्र, या लिख सकते हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमने खाली वैद्युत क्षेत्र लिख दिया, ई बराबर बी अपॉन एल, ई बराबर बी अपॉन एल, ये सूत्र भी आप पढ़ चुके हो पहले, ई बराबर बी अपॉन एल। अच्छा, अब लिख लो बल, लिख लो मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, देखो बल F बराबर ई क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, स्मॉल ई बराबर ई, वैल्यू लगा दो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई बी अपॉन एल। अब देखो, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, एम, द्रव्यमान स्मॉल एम हो, तब एफ बराबर क्या होता है, एम ए
एम ए। तब उसमें अगर त्वरण निकालें तो त्वरण क्या आएगा, देखो इन दोनों के आधार पर, यानी अतः एम ए बराबर ई बी अपॉन एल, और ए बराबर क्या आ जाएगा, ई बी अपॉन एम एल। ए है, त्वरण है, ए बराबर ई बी अपॉन एम एल। देखो यहां तक तो हो गया। अब इसके बाद इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज ये होती है कि जो इलेक्ट्रॉन है ये चालक के भीतर अनुगमन करते हैं, यानी गति करते हैं, और ये टकराते रहते हैं। लिख देता हूं, देखो लैंग्वेज यहाँ थोड़ी सी बड़ी आएगी, वो लिखनी जरूरी है। देखो लिखो, लिख देता हूं, चालक के भीतर लिखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के धन आयनों से, धन आयनों से, इतना ही रहने दें, धन आयनों से, यहां से लिखते हैं, धन आयनों से लगातार टकराते रहते हैं, टकराते रहते हैं, यानी धन आयनों से लगातार टकराते रहते हैं। यदि किन्हीं दो, यदि किन्हीं दो किरमागत टक्करों, टक्करों के बीच लगा समय अंतराल, क्या कहते हैं, श्रांति काल, टाव हो, यानी श्रांति काल कहते हैं ना, लगा समय अंतराल टाव हो, तब 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 देखो, अगर टाव हो तब इसकी वेग में कितनी वृद्धि होगी, ए टाव, क्योंकि ए क्या है, त्वरण, और टक्करों भी समय अंतराल कितना है, टाव। तब या लिख दो, तब मुक्त इलेक्ट्रॉन की वेग में ए टाव की वृद्धि होगी, ए टाव की वृद्धि होगी, वृद्धि होगी। ये कहां से आ गया, वो पढ़ा है ना आपने, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय। तो यहाँ वेग परिवर्तन यानी वेग कितना है, v, तो लिखा है ना वेग में वृद्धि, यानी वेग में वृद्धि है, तो त्रिची गुणा करो, क्या आ जाएगी, ए टाव, यहाँ से ए टाव आ गया, समझ गए ना। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय से ये ए टाव आ गया। तो हमने ये बता दिया ए टाव कैसे आ गया, यानी हमने क्या कहा, धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन, धातु के चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के धन आयनों से लगातार टकराते रहते हैं, बारंबार टकराते रहते हैं। यदि किन्हीं दो किरमागत टक्करों भी लगे समांतराल टाओ, तब मुक्त इलेक्ट्रॉन के वेग में इतनी वृद्धि होगी। कैसे आगे बता दिया। अच्छा, अतः वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, उपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन, यहाँ लैंग्वेज है भाई थोड़ी सी, और जरूरी भी है जी, मुक्त इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग बढ़कर, देखो वैद्युत क्षेत्र जब था, वैद्युत क्षेत्र जब नहीं था तब U1 था, अब उसकी उपस्थिति में बढ़कर कितना हो जाएगा, वैसे इसमें ये वाला बनता है बढ़कर U1 प्लस ए टाउ 1, यानी ऊष्मीय वेग U1 प्लस ए टाउ 1 हो जाएगा, हो जाएगा। ये तो एक इलेक्ट्रॉन का है। इसी प्रकार और लिख देते हैं, इसी प्रकार अन्य इलेक्ट्रॉनों का, ये तो एक इलेक्ट्रॉन का है, ऊष्मीय वेग, देखो अब लिख दें U1 तो पहले आ गया, अब U1 से आगे आएगा U2 प्लस ए टाउ 2, कॉमा U2 प्लस ए टाउ 3, U2 था तो यहाँ U3 करो, कॉमा
u4 प्लस ए टाउ 4 डैश 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 ऊष्मीय वेग इतना होगा। या अब देखो यहां से लिखता हूं मैं, ये देखो अतः यहाँ और लिख लो, यदि इन इलेक्ट्रॉनों का अतः करके लिख दो, शॉर्ट कर देते हैं भाई, अतः इलेक्ट्रॉनों का औसत यानी u1 प्लस ए टाउ 1 प्लस u2 प्लस ए टाउ 2 प्लस चलता रहेगा ये, और un प्लस ए टाउ n ऐसे अपॉन कितने हैं इलेक्ट्रॉन n, यानी सभी का औसत अपॉन आ जाता है। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं u1 प्लस ए, देखो u1 प्लस u2 करो, u1 प्लस u2 प्लस un अपॉन n प्लस इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a टाउ 1 टाउ 2 प्लस टाउ n, यहाँ प्लस और लगा लो डेट डैश, अच्छा a टाउ n अपॉन n, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छे जो इलेक्ट्रॉन है ये बार बार टकराते रहते हैं, इसलिए इनका जो औसत ऊष्मीय वेग है, ये जो औसत ऊष्मीय वेग n इलेक्ट्रॉनों का निकल के आया ये शून्य रहता है, यानी इसको हम क्या लिख दें शून्य, या ऐसे लिख दो चाहे चूंकि, शॉर्ट कर लिख दो, चूंकि u1 प्लस u2 प्लस un अपॉन n बराबर शून्य, औसत ऊष्मीय वेग शून्य। अच्छा, और ये देखो ये सभी जो इलेक्ट्रॉन टकरा रहे थे वो औसत समय अंतराल है, यानी श्रांति काल, इन सब के स्थान पर हम लिख सकते हैं टाउ, तथा यहाँ लिख दो तथा टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ n अपॉन n बराबर क्या लिख दें टाउ। अब देखो यानी अतः यहाँ देखो जी ऐसे आ रहा है बेटा, टाउ बी डी बराबर क्या आ जाएगा ए, देखो जी तो शून्य हो गया, शून्य प्लस लिख दो, शून्य प्लस ए टाउ, ये आ गया। केवल इतना ध्यान रखना है इसमें, देखो वी डी बराबर ए की वैल्यू लगा दो, देखो ए की वैल्यू तो ई बी अपॉन एम एल, ये बी विभवांतर वाली है, और टाउ। अब बी डी का मान समीकरण 1 में लगा दो, समीकरण 1 से देखो क्या आएगा, I बराबर एन ई ए बी डी, यानी ई बी अपॉन एम एल और टाउ। अब ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम होता है बी अपॉन आई, अभी आपने पढ़ा था बी अपॉन आई, तो v अपॉन आई बनाओ, यहाँ b अपॉन आई बनाओगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ b अपॉन आई अगर बनाओगे तो देखो b अपॉन आई तिरछी गुणा कर लो, एम एल अपॉन पहुंच जाएगा, नीचे आएगा एन ई स्क्वायर ए टाउ, जहाँ r बराबर एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये नियतांक है, क्या है नियत है, नियतांक, नियत या लिख दो खाली नियत है इतना लिख दो, या नियतांक है कुछ भी लिख सकते हो, बी अपॉन आई बराबर आर, यहाँ क्या आ गया नियतांक, नियतांक बड़ा सा लिख दें नियतांक, ऐसे लिख दो। यही ओम का नियम है, यही ओम का नियम है। अब इसको एक बार समझ लो, परीक्षा में आएगा ये क्वेश्चन। देखो सबसे पहले तो इसका हमने परिभाषा इसकी बताई, यानी किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदलें तो चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर B और उसमें बहने वाली धारा I का अनुपात नियत होता है। इसका एक ग्राफ भी खींचा, यदि ग्राफ पूछा जाए तो आप बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे।
तो बी अपॉन आई के बीच यदि ग्राफ खींचे तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है क्योंकि दोनों का अनुपात नियत होता है। अच्छा, फिर हमने अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन आपको बताया। बहुत इंपॉर्टेंट, क्या बताया, देखो हमने पूरा लिख दिया डिटेल में, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप पूरा सही से याद कर लें, और क्योंकि परीक्षा में आएगा इसलिए। देखो, माना किसी चालक की लंबाई l, परिच्छेद क्षेत्रफल a, उसके प्रति एकांक आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, अनुगमन वेग bd, सब ये चित्र हमने इससे पहले भी 2 बार बनाया है, तो उसको देख के ही तो लैंग्वेज लिखी है। और ये भी कुछ नहीं है, ये हम संबंध निकाल चुके हैं इससे पहले। अच्छा, E बराबर बी अपॉन एल, ये भी पिछले चैप्टर में है, ये भी पिछले चैप्टर का है। अब यहाँ खाली वैल्यू तो लगा दीजिए, एफ बराबर एम है, यानी यहाँ तक तो कुछ नहीं है, यहाँ तक तो ये सब पिछला जो हम पढ़ चुके हैं वो है। केवल ये लैंग्वेज पे ध्यान देना है। इसमें क्या कहा, इसको भी हमने शॉर्ट कर दिया है, वैसे ही बहुत बढ़िया है। क्या लिख दिया है, चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के धन आयनों से लगातार यानी बार बार टकराते रहते हैं। यदि किन्हीं 2 टकरों के बीच लगा समांतराल टाव हो तब मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेग में ए टाव की वृद्धि होगी। वृद्धि कैसे होगी हमने बता दिया आपको, वेग परिवर्तन दर की त्वरण कहते हैं उससे। अतः वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉनों को ऊष्मीय वेग बढ़कर इतना हो जाएगा। इसी प्रकार अन्य इलेक्ट्रॉन, तो एक का था ना, दूसरे क्या होगा इतना, तीसरे का ये, चौथे का ये, इतना होगा। फिर देखो आपने लिखा यहाँ से आता है n इलेक्ट्रॉनों का औसत अनुगमन वेग, n का लिखा तो औसत अनुगमन वेग, औसत अनुगमन वेग सभी का बटा n। देखो ये आ गया, ये जो औसत ऊष्मीय वेग है ये शून्य रहता है, और ये सबका औसत स्थिरांक काल है, औसत स्थिरांक काल टाउ। तो b बराबर, और अगर ये नहीं याद रहे तो आप ये लैंग्वेज न लिखें तब भी काम चल जाएगा, लिख देना आता है n इलेक्ट्रॉन औसत ऊष्मीय वेग, ये तब भी हो जाएगा। और फिर भी न समझ पाओ तो फिर एक समीकरण गति की होती है, b बराबर u प्लस ए टी। तो b बराबर u प्लस ए टी, देखो b की जगह यहाँ पर अनुगमन वेग है, क्योंकि वहाँ वेग होता है, यहाँ अनुगमन वेग है vd, और u प्लस ए टी के स्थान पर क्या है, स्थिरांक काल टाउ है ना, इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं। तो ये समीकरण खाली लानी है, ये लैंग्वेज को ये याद रखेंगे, ये गति की प्रथम समीकरण से आता है। तो ये तो हम 2-1 बार पढ़ेंगे, लैंग्वेज हो जाएगी, लेकिन इसको लिखना चाहिए तो अच्छा रहता है, ना लिखें तो ये बहुत शॉर्ट हो जाएगा और आएगा 5 नंबर का, तो इसलिए इसको आप लिखेंगे वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा देखिए ये आ गया। अब देखिए बी डी बराबर, यहाँ हमने क्या करा, ए का मान लगा दिया, ये ए का मान लगा दिया, समीकरण 1 से बी डी का मान हमने समीकरण 1 में लगा दिया, आई बराबर एन ई ए बी डी। अब देखो बी अपॉन आई लाना था, बी अपॉन आई लाना था, तो ये आ गया, और ये पूरा क्या है कांस्टेंट, क्योंकि आर कांस्टेंट है तो बी अपॉन आई, आई बराबर आर नियतांक, यही ओम का नियम है। हो गया डेरिवेशन, पूरा डेरिवेशन हमने कराया है आपको, इसको आप तैयार करेंगे। अब देखिए अगला टॉपिक हम लेते हैं, ओमी परपथ अनोमी परपथ। तो ऐसे ही बता देते हैं, लिख लेना कॉपी में। देखो ओमी परपथ क्या होते हैं, बे परपथ, या लिख दो बे वैद्युत परपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं। ओमी जो ओम के नियम का पालन करते हैं, तांबे का तार, टंगस्टन का तार, मैं लिख देता हूं। ओमी परपथ के उदाहरण क्या होंगे, ओमी परपथ उदाहरण क्या बताए बेटा, तांबे का तार, दूसरा किसका बताया, टंगस्टन का तार, टंगस्टन का तार, दो ही बहुत, एक उदाहरण बहुत है, हमने 2 लिख दिए, तांबे का तार, टंगस्टन का तार, ये उदाहरण है, ये ध्यान रखना, उदाहरण है ये। अब देखो अनोमी परपथ की, अनोमी परपथ, अनोमी परपथ के उदाहरण होते हैं डायोड वाल्व, डायोड वाल्व, और लिखना ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर, और लिख दें ट्रायोड वाल्व भी होता है, ट्रायोड वाल्व, ये इसके उदाहरण है। तो अनोमी परपथ की परिभाषा नहीं बताई अभी आपको, क्या, यानी वे वैद्युत परपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, अनोमी परपथ। याद हो गया, कितना सिंपल, ओमी परपथ
वे वैद्युत परपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं, ओमी परपथ कहलाते हैं। उदाहरण तांबे का तार, टंगस्टन का तार। अनोमी परपथ में क्या बताया, वे वैद्युत परपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनोमी परपथ कहलाते हैं। जैसे यानी उदाहरण डायोड बाल्ब, ट्रांजिस्टर, डायोड बाल्ब इत्यादि, दो ही बहुत है। तो मैं समझता हूँ आपको ये टॉपिक जो समझाया वो समझ में आ गया है और इसको तैयार करेंगे। बहुत अच्छा है, आज इसकी थ्योरी समाप्त हो गई। हमने इसके 5 वीडियो बनाए हैं इस चैप्टर के थ्योरी के। वैद्युत चालन जो चल रहा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, इसके 5 वीडियो बनाए हैं, थ्योरी इसकी समाप्त कर दी है। अब हम अगले वीडियो में इसके न्यूमेरिकल लेके आ रहे हैं। बहुत अच्छे न्यूमेरिकल हैं। तो देखो क्या था, ओम का नियम हो गया, ओम के नियम का निगमन हो गया, ओमी परपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं, अनोमी जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, और जो उदाहरण, बस हो गया, बहुत सिंपल। तो मैं समझता हूँ आप इसको तैयार करेंगे और लिख के देखेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है। ओके।